हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि यूनानियों ने आक्रमण किया, शासन सत्ता स्थापित की। आज की क्लास में हम देखते हैं कि यूनानियों के बाद कौन भारत पर आक्रमण करता है। यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। हम लोग देखते हैं कि एक ही रास्ता था जो भारत पर आक्रमण करने का, वो भारत का जो है उत्तर और पश्चिम वाला हिस्सा था। उत्तर वाले में हिमालय पर्वत था, इधर जो था पानी ही पानी था, हम लोगों ने इसको देख लिया था। तो शक जो है ये मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। आक्रमण करने के लिए क्या कहें हम, ये चारागाह की खोज में भारत की तरफ बढ़े। जब ये भारत की तरफ आए तो ये कई कबीलों में विभक्त थे। भारत पहुंचने के बाद ये मूलतः 5 कबीलों में विभक्त हो गए। जब ये भारत पहुंचते हैं तो ये 5 कबीलों में विभक्त हो गए। 5 कबीलों में, इनमें से एक कबीला इनका जो था, एक कबीला ये अफगानिस्तान में ही बस गया, अफगानिस्तान वाले एरिया में ही बस गया। ये भारत में जो आए मूलतः 2 भागों में विभक्त हो गए। भारत के एरिया में जब ये कबीले आते हैं तो ये जो है 2 भागों में विभक्त हो गए। 2 भागों में विभक्त हुए। एक था उत्तरी भाग। उत्तरी भाग कौन सा था? ये तक्षशिला और मथुरा वाला एरिया। तक्षशिला और मथुरा वाले एरिया में ये लोग बस गए। दूसरा कौन था? दूसरा ये जो है नासिक और उज्जैन वाले एरिया में थे। नासिक और उज्जैन वाले एरिया में थे। जब ये भारत में आते हैं, अपनी शासन सत्ता स्थापित करते हैं, तो स्वयं को ये लोग क्षत्रप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्वयं को क्षत्रप कहते थे। शक भारत में जब आए तो ये स्वयं को क्षत्रप कहते हैं। ये शक जो है के बसते हैं। तो एक घटना घटती है। ये घटना कब घटती है? ये 58 ईसा पूर्व में एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि ये उज्जैन का एक स्थानीय शासक है। कहाँ का? उज्जैन का एक स्थानीय शासक है। इनको बुरी तरह से पराजित करता है और इस एरिया से इनको खदेड़ देता है। उस एरिया से इनको खदेड़ देता, और जो इनको पराजित करता, जो स्थानीय शासक था, उसने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बाद में ये विक्रमादित्य जो है उपाधि काफी चर्चित थी, काफी लोकप्रिय हुई। लगभग हम कह सकते हैं कि 13 से 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये स्थानीय शासक जब शकों को पराजित करता है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसने क्या किया कि इस शकों के पराजय में, जो शकों का पराजय, उसके उपलक्ष्य में उसने 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया। संवत का मतलब कैलेंडर चलाया। संवत, उसने क्या चलाया? कैलेंडर चलाया। इसने जो है एक संवत चलाया, कैलेंडर चलाया, जिसको हम कहते हैं मालवा संवत। मालवा संवत यानी जो है, जो वहां का स्थानीय शासक था, जब शकों को पराजित किया तो उसकी याद में, एक याद बनी रहे, उसके लिए जो है उसने क्या संवत चलाया। 58 ईसा पूर्व मालवा संवत या विक्रम संवत हम उसको कहते हैं। इन शकों में सबसे प्रमुख शाखा थी पश्चिमी शाखा। कौन सी था? पश्चिमी शाखा। इन शकों में सबसे प्रमुख थी पश्चिमी शाखा। इस पश्चिमी शाखा का एक शासक था, शकों का जो सबसे लोकप्रिय शासक था, जिससे काफी प्रश्न निकल के आते हैं, शक शासक रुद्रदामन प्रथम। शक शासक रुद्रदामन प्रथम। ये जो है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी, 150 ईस्वी तक इसकी शासन सत्ता चलती है। और ये क्या करता है? ये गुजरात के एक बड़े एरिया पर, किस एरिया पे? गुजरात के एक बड़े एरिया पे अपनी शासन सत्ता संचालित करता है। और यहां से एक प्रश्न पूछता है कि किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश वालों ने करवाया था। और इसने काठियावाड़ क्षेत्र में थी। ये सुदर्शन झील काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसने जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब कि जब उसमें जो भी टूट फूट थी, नुकसान था, या उसको नए तरीके से बनाना था, उसमें इसने अपना अहम योगदान दिया। किसने दिया? रुद्रदामन प्रथम। सबसे मुख्य चीज क्या था कि ये जो शक शासक रुद्रदामन था, ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था।
कि संस्कृत का प्रेमी था, संस्कृत इसकी सबसे पसंदीदा भाषा थी। इसने संस्कृत को उन्नति करने के लिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवा दिया। जैसे हम लोग जानते हैं, पहले हम लोगों ने देख लिया था कि अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक ने शुरू किया। अशोक जब अभिलेख लिखवाता था तो उसमें अपनी वो राजाज्ञाएं जारी करता था। वो किस भाषा में लिखता था? प्राकृत भाषा में हो गई, इस तरीके से वो उस समय की भाषाओं में अभिलेखों को लिखता था। खरोष्ठी लिपि में हो गया या प्राकृतिक भाषा में हो गया। लेकिन इसने क्या किया, शक शासक रुद्रदामन ने क्या किया कि इसने संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवा दिया। और संस्कृत भाषा में जब इसने लिखवाया तो यह भारत का पहला अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का जो अभिलेख था यह संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख था, प्रथम अभिलेख है संस्कृत भाषा का। इस जूनागढ़ अभिलेख में जैसे अभी हमने कहा कि जो अशोक था वो अपनी जो है राजाज्ञाएं या जो भी वो कहना चाहता था अभिलेखों के माध्यम से जनता के बीच प्रसारित करवाता था। इस जूनागढ़ अभिलेख से जो है ये मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो है जूनागढ़ में मौर्यों के बारे में अधिकांश चीजें लिखी गई हैं। तो इस जूनागढ़ अभिलेख से जो है मौर्यों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इस शकों का अंतिम शासक, शकों का अंतिम शासक, अंतिम शासक, शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह तृतीय इस रुद्र सिंह तृतीय को गुप्त वंश का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर इसे मार डाला। मारकर इसकी स्मृति में याद करने के लिए लोग कुछ ना कुछ उससे जो है संबंधित कार्य कर देते थे जिससे हमेशा उसको याद रखा जाए। तो जब गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रमादित्य ने क्या किया कि इसको मार डाला, अर्थात शकों के अंतिम राजा को उसने पराजित करके मार डाला। इसकी याद में उसने क्या किया कि ये मालवा क्षेत्र में व्याघ्र आकृत, बाघ की आकृति का चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया इसने। किसने चलाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का चला दिया। अब शकों के बाद जो है पहलव वंश वाले आते हैं। पहलव वंश, इनको हम कहते थे पार्थियन भी। पार्थियन, यहां से पेपर में काफी कम प्रश्न निकल के आता है, खाली जिसमें हम लोग ये ही देख लेते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था। पहलव वंश का संस्थापक गोंडो फर्नीज, ये लगभग 20 से 41 ईस्वी तक जो है शासन सत्ता चलाता है। 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक ये शासन सत्ता चलाता है। इसकी राजधानी, इसने तक्षशिला में अपनी राजधानी स्थापित की। इस गोंडो फर्नीज के शासन काल की प्रमुख घटना थी कि एक सेंट थॉमस ईसाई था। सेंट थॉमस जो ईसाई था इसने भारत में प्रवेश किया, अर्थात ये भारत में आया और इसी के माध्यम से पहली बार भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ, ईसाई धर्म प्रविष्ट हुआ। कब हुआ? प्रथम सदी ईस्वी में जो है ईसाई धर्म भारत में प्रविष्ट हुआ। बस यहां से केवल यही 2-3 प्रश्न निकल के आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुषाण वंश। पहलव वंश के बाद कुषाण भारत में आते हैं। कुषाण को हम लोगों ने देखा कि कुषाण या यूची या तोखरी हम इनको कहते थे। कुषाण वंश, इनको हम लोग क्या कहते थे? दूसरे भाषा में इनको कहते यूची या तोखरी। ये यूची जनजाति के थे। अगर हम देखें ये यूची जनजाति जो थी ये चीन में पाई जाती थी। अब चूंकि चीन में जब भारत में की तरफ इनको बढ़ना था तो ये जब चीन से बढ़ते तो ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में जो हमारा एरिया था इसमें जो है ये हिमालय पर्वत है, अर्थात रास्ता दुर्गम है। और हम लोगों ने देखा था कि ये नीचे वाला जो एरिया था यहाँ सब पानी ही पानी है। आने का मात्र एक ही रास्ता था, यही
तो ये लोग क्या किए, चीन वाले एरिया से निकल के ये पहुंचते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया से पुनः ये जो है वापिस आते हैं भारत की तरफ। मध्य एशिया से घूम के जो है ये भारत की तरफ पहुंचते हैं। ये जब भारत की तरफ पहुंचते हैं तो ये कई कबीलों में विभक्त थे। कुषाण वंश वाले भी कई कबीलों में विभक्त थे। इनका जो है 5 शाखाएं थी या 5 कुल था। हम कह सकते हैं 5 शाखाएं या 5 कुल था। इसी 5 शाखाओं में से एक था कुषाण वंश। इन्हीं में से एक था कुषाण वंश। इसी शाखाओं में से एक था कुषाण। इस कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस इस कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। इसका प्रमुख शासक कौन था? भीम कड़फिसस। इसका प्रमुख शासक भीम कड़फिसस। अब भीम कड़फिसस से क्या प्रश्न निकल के आते हैं कि सबसे पहले इसने जो है सिक्का चलाया। इसने सिक्का चला दिया। सिक्का किस शैली का चलाया? ये 2 भाषी सिक्का चलाया। एक तो अपनी भाषा यूनानी भाषा, दूसरा इसने खरोष्टी लिपि। इन दोनों भाषाओं में इसने सिक्का चलाया। किसने? भीम कड़फिसस ने सिक्का चलाया। ये भीम कड़फिसस जो था ये भगवान शिव का भक्त था। ये शैव धर्म को मानने वाला था। भगवान शिव का जो ये भक्त था भीम कड़फिसस। ये हमको पता कैसे चला कि ये भगवान शिव का अन्य भक्त था? तो ये भगवान शिव का अन्य भक्त इस तरीके से था कि जो इसने सिक्का चलाया, अभी हम लोगों ने देखा कि द्विभाषी खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि में इसने सिक्का चलाया था। तो इन सिक्कों पर उसने क्या किया कि शिव की आकृति छाप दी। शिव की आकृति छापा। और क्या किया इसने? जो भगवान शिव का बैल नंदी था, नंदी उसकी आकृति छाप दी। और साथ में क्या किया कि इसने जो है त्रिशूल भी छाप दिया उस पर। इसके सिक्कों पर जो है शिव की आकृति, नंदी और त्रिशूल की आकृति जो है इसको सिक्कों पर छापी जाती थी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये भीम कड़फिसस जो था भगवान शिव का अन्य भक्त था। ये शैव धर्म को मानने वाला था। इस कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क। यहां से काफी प्रश्न निकल के आते पेपर में कि कुषाण वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क। इसकी शासन सत्ता कब होती है? 78 ईस्वी में ये शासन सत्ता संभालता है। जब ये शासन सत्ता संभालता है तो इसने अपनी शासन सत्ता को यादगार बनाने के लिए, उसको याद रखने के लिए एक संवत चलाता है जिसको हम लोग कहते हैं शक संवत। ये 78 ईस्वी में जो है कनिष्क एक संवत चलाता है जिसको हम लोग कहते हैं शक संवत। और इस शक संवत को आज भारतीय सरकार ने इसे जो है अपना संवत घोषित किया। अर्थात हम इस शक संवत को कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय संवत है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। संवत का मतलब कैलेंडर। ये हमारा जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगर हम देखें तो ये जो शक संवत है ये शुरू कब से होता है? इसका पहला महीना कब से शुरू होता है? तो ये लगभग 21 या 22 मार्च को जो है, जिसका प्रथम माह जो है चैत है और आखिरी माह जो है ये फाल्गुन भी कहते हैं और ये फागुन भी कहते हैं इसको। इस शक संवत का ये आखिरी महीना है। ये कुषाण वाले अपनी राजधानी जो है स्थापित करते हैं। राजधानी इस पुरुषपुर या इसको हम कहते हैं पेशावर। प्रारंभ में कुषाण वंश के लोग जो है राजधानी अपनी स्थापित करते हैं पुरुषपुर या पेशावर। लेकिन जब ये कुषाण वंश वाले भारत के अंदरूनी हिस्से में अंदर जो है अपनी शासन सत्ता स्थापित करते हैं तो एक दूसरी राजधानी स्थापित करते हैं। दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी इनकी थी मथुरा।
दूसरी राजधानी इनकी स्थापित होती है मथुरा में। जब इनका शासन सत्ता थोड़ा सा विस्तृत रूप में हो जाता है, विशाल रूप में हो जाता है, तो उसके शासन सत्ता को संचालन के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए एक नई राजधानी, दूसरी राजधानी स्थापित करते हैं मथुरा में। जब कनिष्क शासन सत्ता संभालता है तो एक रेशम, उस समय जो था रेशम उद्योग काफी प्रफुल्लित अवस्था में था, उससे काफी टैक्स मिलता था। तो जिस मार्ग से जो है रेशम व्यापार होता था, तो उस पर जो है अधिकार करने के लिए लोग लालायित रहते थे। तो कनिष्क ने क्या किया कि इस रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया, मार्ग पर अधिकार कर लिया। और जब इसने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया तो इसे टैक्स, इसका आय जो है काफी बढ़ गई। ये रेशम मार्ग पर अधिकार करने के बाद अपनी शासन सत्ता को और सुदृढ़ करता है। कुषाण वंश वालों ने अपनी शासन सत्ता को सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास किया, आय का स्रोत बढ़ गया। और दूसरा क्या था कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश वालों ने ही जारी किया। कुषाण वंश वालों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क ने जब देखा कि उस समय बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय है, बौद्ध धर्म से लोग काफी प्रभावित हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो कनिष्क ने भी क्या किया, ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म में भी इसने क्या किया कि महायान शाखा को चुना, महायान शाखा को चुना। आप लोगों ने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी, एक हीनयान और एक महायान। तो ये कनिष्क जो था ये महायान शाखा का शिष्य था, महायान शाखा को मानने वाला था। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो बौद्ध धर्म में देखा था कि हम लोगों ने कनिष्क के शासन सत्ता में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन इस कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में दो कलाओं का विकास हुआ। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसके शासनकाल में दो कलाओं का विकास हुआ, दो कलाओं का विकास हुआ। एक तो थी मथुरा कला और दूसरा था गांधार कला को हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। और मथुरा कला जो है ये विशेष तौर पर जो है ये भारतीय कला कही जा सकती है। ये मथुरा वाले एरिया में एक कला जो है विकसित हुई थी, इसलिए उसका नाम जो है मथुरा कला पड़ गया। कनिष्क के राज दरबार में काफी लोग ऐसे थे कि जो किसी भी चीज के विशेष जानकार होते थे। जैसे कनिष्क का राजवैद्य चरक था, कनिष्क का राजवैद्य इसका नाम था चरक। इसने क्या लिखा? चरक संहिता लिख दी, चरक संहिता लिख दिया। कनिष्क का राजकवि इसने जो लिखा बुद्ध चरित। कनिष्क का जो राजकवि था अश्वघोष, उसने लिखा बुद्ध चरित, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। इस बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का इसको रामायण भी कहते हैं, जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी। ये जो है कनिष्क का राजकवि है। इस कनिष्क के दरबार में एक विद्वान थे वसुमित्र, महाविभास।
सूत्र की रचना की। और इस कनिष्क का पुरोहित का मतलब ये होता था कि जैसे उस कोई किसी धर्म को मानने वाला था, उसके ही मार्गदर्शन में या उसका शासन सत्ता चलाने वाला धार्मिक चीजों का जो है ये प्रमुख होता था, पूजा पाठ करवाने का भी ये प्रमुख होता था। तो इस कनिष्क का पुरोहित जो था संघरक्ष था। कनिष्क की मृत्यु, इस कनिष्क की मृत्यु कब होती है? कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में होती है। और इस वंश का अर्थात कुषाण वंश का अंतिम शासक, कुषाण वंश का अंतिम शासक, इस कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इसके मृत्यु के बाद इस कुषाण वंश की शासन सत्ता समाप्त हो जाती। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।